Hello children, good evening all of you. Welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And before starting today's video, today's topic, I want to make a request to you all. If you are understanding the concept with me here on this channel, please subscribe, like, comment and share more so that I can be motivated, right? अब आ जाइए टॉपिक पढ़ाने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट फॉर यू कि समय और समझ दोनों एक साथ खुश नसीब लोगों के हुई मिलती है। समय और समझ, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है, बड़े होके समझ आती है, तब समय नहीं रहता। ठीक है, तो अपनी समय और समझ दोनों को एक साथ रखिएगा, राइट। अभी भी जितना समय है उसमें समझ जाइएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले जितना समय बचा है तो उसमें समझ जाइएगा कि ये समय वापस नहीं आएगा, ठीक है। आपका क्लास 12 बार बार नहीं आएगा। पार्टी, फंक्शन, सोशल गैदरिंग सब दोबारा आती हैं, हर साल आती हैं, लेकिन 12th का एग्ज़ाम वापस नहीं आएगा। तो जुट जाइए। अब आ जाइए कि मैं काफ़ी दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जो कि मेरा कंटिन्यूएशन टॉपिक था, वो था लिबरलाइजेशन, एलपीजी, राइट। काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल एट होम और एट स्कूल ऑल्सो। तो जो लास्ट टॉपिक बचा है मेरा, डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, ये उसमें से कभी रेयरली क्वेश्चन आता है, लेकिन क्रिटिकल अप्रेजल, ठीक है, एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एलपीजी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें कि 3 और 4 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। अब आ जाइए क्रिटिकल अप्रेजल, क्रिटिकल वर्ड पे फोकस करो, अप्रेजल वर्ड पे फोकस करो। तो यहाँ पे बेटा हमेशा याद रखो बच्चे, अक्सर क्या उसके अंदर क्या ड्रॉबैक है, द पॉइंट अगेंस्ट जनरली बच्चे लिखते हैं। क्रिटिकल मतलब कि उसके अगेंस्ट लिखना है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। क्रिटिकल अप्रेजल मतलब कि आपको दोनों साइड बतानी है कि उसके पॉइंट इन फेवर ऑफ एलपीजी एंड पॉइंट अगेंस्ट एलपीजी, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, पॉइंट इन फेवर ऑफ एलपीजी एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एलपीजी मीन्स द पॉइंट अगेंस्ट एलपीजी। दोनों आपको बताने हैं इफ द जनरल क्वेश्चन इज आस्क्ड, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द points in favor of LPG. LPG 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम बच्चों और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट। अब आ जाइए, या फिर बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला पॉइंट है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की का रेट था वो आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बढ़ा था बच्चों, ठीक है। ये उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। अब ये लिखने के बाद आप ये जरूर बताएंगे कि बिफोर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कितना था और आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक कोई सा भी डेटा लेके ये प्रूव करेंगे कि आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी 1991 द ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड। जैसे कि आपकी बुक में जो दिया है वो दिया है बच्चों, पहले दिया है आपका 1991 में, ठीक है। 1991 में कितना दिया है, 6.7%, 80 to 91 यानी कि उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले वाला डिकेड, 80 to 91 ग्रोथ रेट कितना दिया आपको, 5.6%, राइट। और जो बढ़ के आपका 80-81 में कितना हो गया था, 6.7, 2017 एंड 18 में आपका 6.7, फिर उसके बाद 22-23 का डेटा दिया है। तो कोई सा भी दो डेटा लेके आप कंपेयर करेंगे, प्रूव करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारी
इंक्रीज हुई थी आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। डेटा जरूर डालना है। नेक्स्ट है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। ठीक है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में बढ़ा था आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट। इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन ट्रेड को क्या किया कर रखा था बच्चों, रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। 50 से 90 वाले उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टू इंक्रीज द कंपटीशन, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज एनकरेज्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में बढ़ा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी चाहे वो एफडीआई हो चाहे वो एफआईआई हो, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई दिस इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दोनों ही बड़े थे, राइट। इसके बाद आज ये भी डेटा आपको क्या, आपको डेटा लेके ये चीज प्रूव करनी है, देन योर आंसर विल बी एक क्वालिटी ऑफ आंसर, राइट। जैसे कि इसमें आपके बुक में गिवन है कि जो पहले कितना था, $100 मिलियन 1991 में था, 100 मिलियन डॉलर, जो बढ़ के $30 बिलियन हो गया 1718 में। और ये आपका लिख के आपका स्टेटमेंट कंप्लीट, राइट। उसके बाद मेक इन इंडिया बनाया गवर्नमेंट ने, किस कब बनाया, 2014 में, सितंबर में मोदी गवर्नमेंट में मेक इन इंडिया बनाया। मेक इन इंडिया क्यों बनाया, टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट कम हो और हम यहाँ पे ही प्रोडक्शन करें, ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट। अगर बाहर से हम बनी बनाई चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे तो इससे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाया, जिसमें तुम्हें पता है कि इंडिया में काय की कमी है, कैपिटल की कमी है, कैपिटल डेफिशिएंसी है। तो इंडियन की गवर्नमेंट ने फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसी में चेंजेस किए, ताकि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ, और इन्होंने इंडिया में आके एफडीआई यहाँ पे ही प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करी, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ठीक है। तो एफडीआई, मेक इन इंडिया के बाद हमारा एफडीआई बहुत बढ़ा, और कितना परसेंट, लगभग 48% हमारा एफडीआई बढ़ा था आफ्टर मेक इन इंडिया 2014 सितंबर, राइट। इसके बाद आ जाइए थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, द राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। फॉरेन राइज, इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब अभी आपको बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा बच्चों, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में क्या लेके आए, फॉरेन कैपिटल लेके आए, ठीक है, टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे आरबीआई से एक्सचेंज कराया, ठीक है, फॉरेन करेंसी को, यूएस डॉलर को, किस में, इंडियन रुपी में, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस में होगा, रुपीज में होगा। तो उससे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एफडीआई व्हाट हैपेंस, द रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद आरबीआई आल्सो इंक्रीज्ड, जो कि बहुत कम हो गए थे बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो रिजर्व फिर बढ़ने लगे। अब आ जाइए हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, दैट इज आल्सो द पॉइंट इन फेवर ऑफ एलपीजी, राइट। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े बच्चों, क्यों बढ़े, क्योंकि एलपीजी के कारण कंपटीशन बढ़ा बच्चों, कंपटीशन के कारण सारी इंडस्ट्रीज ने अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की, रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गवर्नमेंट ने, तो जो प्रोडक्शन यूनिट थी वो कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की, फॉरेन कंपनीज के साथ कंपटीशन करना था, दैट आल्सो वाज द रीजन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी अगेंस्ट बिग एमएनसीज। उससे हमारा क्वालिटी इम्प्रूव हुई, ठीक है, और क्वालिटी इंप्रूव होने से हमारी गुड की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हुई,
and because of increase in demand of Indian product in international market, our exports increased. That was the positive impact. और दूसरा रीजन क्या था कि लिबरलाइजेशन हुआ था, रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे। पहले कोटास थे, ठीक है, टैरिफ बैरियर्स थे, अब वो सब हटा दिए थे। हटाने से क्या हुआ कि जो अब जिसकी डिमांड है वो बाहर जाके एक्सपोर्ट कर सकता है, राइट। तो उसके कारण हमारे बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन कंपटीशन इंक्रीज, and because of increase in competition the quality improved, and at the same time there was freedom to sell their product across the country, they can export, so export increased, right। आगे आ जाइए, fall in inflation, ठीक है। इन्फ्लेशन, हमारी इन्फ्लेशन रेट कितनी पहुंच गई थी बच्चों बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? 17%, 16.7 यानी कि 17% हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहुंच गया था, जो कि हाइपर इन्फ्लेशन है। वो कंट्रोल्ड हो गई, वो नीचे आ गई। इन्फ्लेशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारा कम होके 15-16 में 5.48 था और अभी नियर अबाउट 4% चलता है, राइट। इसके बाद रोल ऑफ इंक्रीज in the role of private sector. Privatization is the feature of new economic policy, LPG, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज में चेंजेस किए। जो जो इंडस्ट्रीज रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए वो हटा दी, राइट। जो उस पर रिस्ट्रिक्शन से हटा दिए, वो किसके लिए वो ओपन किए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। लाइसेंसिंग पॉलिसी, केवल 5 इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था, और उस सब रीजंस के कारण क्या हुआ बच्चों? प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिली टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, राइट। तो ये क्या थे? हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। अब आ जाइए नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे? पॉइंट अगेंस्ट एलपीजी क्या थे, राइट। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। कैसे बढ़ा था फिर? क्योंकि जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ बच्चों, फॉर एमएनसीज वर यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड द इंडियन कंपनीज आल्सो वर इन द कंपटीशन विद एमएनसीज, तो दे आल्सो वर यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब इसके बाद जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कम यूज करते थे, जिसके कारण द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज स्पेसिफिकली अमंग द अनस्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर को तो जॉब थी, स्किल्ड वर्कर ग्लोबलाइजेशन था, यहाँ नहीं मिलेगी, वो अब्रॉड जाके करेंगे, राइट। लेकिन स्पेसिफिकली अनस्किल्ड जो लेबर था उनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लिबर्टी दी थी लेबर लॉज में। उनको कहा था कि जब आपको लेबर की ज़रूरत है उसको एम्प्लॉय करो, और जब ज़रूरत नहीं है तो नहीं, हटा दो। तो उसके कारण भी क्या हो गया था? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी। किसके किसके बीच में? अनस्किल्ड लेबर के बीच में, ठीक है। दूसरा आपका एडवर्स इम्पैक्ट था नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बच्चों इज ए प्राइमरी सेक्टर ना, बेस फॉर ग्रोथ, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर की ग्रोथ नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बच्चों रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? जब इंडस्ट्रियल सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर दोनों ग्रो नहीं हो रहे हैं तो हु विल डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग? कौन डिमांड करेगा? ट्रेजरी सेक्टर की ग्रोथ नहीं होगी। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या है? बेस है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। उस प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। किसमें? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, जहां पे ज्यादातर वर्कफोर्स हमारी किसमें लगी है? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में। उस सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। अब इसके 4 पॉइंट गिवन है बुक में। चारों पॉइंट को वर्ड टू वर्ड पॉइंट्स को याद करना और समझना। तो जो पॉइंट्स हैं बच्चों वो सेम लैंग्वेज में लिखना सीखो, ताकि यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, ठीक है। तो जो पॉइंट्स है सेम लैंग्वेज में, एक्सप्लेनेशन इन योर ओन
क्योंकि आप पॉइंट्स अगर अपने लैंग्वेज में लिखते हो तो कभी कभी क्लैरिटी नहीं आती और उसका जो मीनिंग है वो अपोजिट आ जाता है। ठीक है, तो पॉइंट्स को सेम लैंग्वेज में याद करो और फिर वो समझो और उसका एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि नेग्लेक्ट किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर को। ये 4 मार्कर क्वेश्चन आता है बच्चों, 3 और 4 मार्कर। पहला है रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को मना कर दिया था, जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करती थी उनको मना कर दिया था कि डोंट गिव द अननेसेसरी प्रोटेक्शन। मार्केट किसके लिए? जो कैपेबल है। तो उसके कारण जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती थी, सब्सिडीज देती थी, इरिगेशन में करती थी, इलेक्ट्रिसिटी, वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में करती थी। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होने से क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर का परफॉर्मेंस डाउन हो गया। राइट, पहला पॉइंट आपका द रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन रोड, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल एरियाज, इन सब में कम हुआ, जिसका इम्पैक्ट किस पे आया? एग्रीकल्चर सेक्टर पर एडवर्स इम्पैक्ट। दूसरा है, सेकेंड आपका पॉइंट लिखेंगे, दैट इज द रिमूवल ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडीज अभी आपको बताया, सब्सिडीज हटा दी थी जिससे जो रॉ मटेरियल था उसकी प्राइस बढ़ गई थी। प्राइस बढ़ने से जो लोग बिकॉज ऑफ सब्सिडीज केवल खरीद पाते थे वो अब नहीं खरीद पा रहे थे और उसका इम्पैक्ट किस पे आया? एग्रीकल्चर आउटपुट पे आया कि उनका आउटपुट कम हो गया। राइट, नेक्स्ट आर लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ इन इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटीज को लिबर्टी दी, रिड्यूस किया, जिससे फॉर अदर कंट्रीज स्टार्टेड द एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू इंडिया। अब बाहर की कंट्रीज इंडिया में एग्रीकल्चर आइटम्स को, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ? हम इंपोर्ट करते थे, अब हमारे फार्मर्स के लिए कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, ये आपका एक ये कॉन्सेप्ट क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक में गिवन है बच्चों कि यूएस यूज्ड टू गिव द सब्सिडीज टू देयर फार्मर्स। तो वहाँ के फार्मर्स अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम फिक्स कर सकते थे क्योंकि वो यूएस गवर्नमेंट क्या दे रही थी? फार्मर्स को अपने सब्सिडीज दे रही थी। और इंडिया की गवर्नमेंट ने एज पर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सब्सिडीज को रिमूव कर दिया। अब सब्सिडीज अगर बच्चों रिमूव हो गई तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर आ जाए क्योंकि सब्सिडीज रिड्यूसेस द प्राइस। ठीक है, तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर आ गया क्योंकि क्या हो गई? सब्सिडीज विड्रॉ कर ली गवर्नमेंट ने। तो हमारा जो प्रोडक्ट था, इंडियन फार्मर्स का जो प्रोडक्ट था, वो महंगा हो गया इंडिया के मार्केट में एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड बाय यूएस टू इंडिया। और हमारा प्रोडक्ट फिर नहीं बिकेगा। ठीक है, और हमारे फार्मर्स फिर प्रॉब्लम में आएंगे। दैट वाज द वन रीजन बिकॉज ऑफ behind the downfall of agriculture sector, right? तो that was the reason. next था आपका shift towards cash crop। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारे जो फार्मर्स थे उनको कहा कि किधर की तरफ शिफ्ट कर दिया था? कैश क्रॉप की तरफ, मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो। राइट, अब जो हमारे इंडियन फार्मर्स थे वो हैबिचुअल हो गए बच्चों कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए और उसके कारण जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो कम हो गया और बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन उसका प्राइस बढ़ गया। तो फूड ग्रेन्स क्या हो गए? हमारे महंगे हो गए। राइट, एंड द प्रॉब्लम was faced by all the people of India. They have to purchase the food grain at higher price because of shift towards cash crops. Right? तो ये क्या चारों पॉइंट किसमें लिखेंगे आप? नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने किसको नेग्लेक्ट किया? एग्रीकल्चर, जो कि हमारा बेस सेक्टर था और उसको प्रूव करने के लिए 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, 3 और 4 मार्क क्वेश्चन। राइट, अब आ जाइए लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमारी लो थी बच्चों, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी लो क्यों थी, ठीक है, क्योंकि पहले चीपर इंपोर्टेड गुड्स मिल आने लगी मार्केट में, ठीक है। चीपर इंपोर्टेड गुड्स आने लगी तो इंडिया का क्या जो प्रोडक्ट था उसकी डिमांड कम हो गई डोमेस्टिक मार्केट में। अब इंडिया के इंडस्ट्रियल गुड्स की जब डिमांड कम हुई तो आउटपुट कम हो गया और हमारा जो परफॉर्मेंस था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो डाउन हो गया, राइट। इसके बाद आपका आ जाइए, जब आपको एक टाइम था ना, एक उसमें भी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स बुक में आपने पढ़ा होगा कि एक टाइम था जो हमारे जो टॉयज मार्केट था, टॉयज की जो शॉप थी वो चाइनीज टॉयज से भर गई थी, ठीक है, क्योंकि वो सस्ते थे, नए डिज़ाइन के थे और इंडियंस उधर की तरफ अट्रैक्ट हुए चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ। और हमारी जो हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट थे डोमेस्टिक गुड्स थे वो मार्केट से धीरे धीरे बाहर होने लगे। अब जब उनकी डिमांड नहीं रही तो आउटपुट कम हो गया और हमारे कंट्री का कि जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन डाउन होने लगा। नेक्स्ट है आपका नॉन टैरिफ बैरियर बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट रीजन फॉर द लो परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, नॉन टैरिफ बैरियर। बट अभी आपको बताया कि जो बड़ी बड़ी कंट्री डब्ल्यूटीओ पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाता था, डब्ल्यूटीओ का ये कहना था कि सारे कंट्रीज अपने बैरियर्स को हटा दो और फ्रीली गुड्स और कैपिटल को मूव होने दो बिटवीन द कंट्रीज एज पर डब्ल्यूटीओ। लेकिन डब्ल्यूटीओ में किसकी कैपिटल बच्चों ज़्यादा लगी हुई है, डेवलप्ड नेशन की, और उनकी ही चलती है। तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज रिस्ट्रिक्शन लगाएं विच इज़ अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ, ठीक है, तो उनको डब्ल्यूटीओ ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना नहीं करता है। लेकिन द सेम इफ इट इज डन बाय द डेवलपिंग इकोनॉमीज, दे वर रिस्ट्रिक्टेड बाय द डब्ल्यूटीओ, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज थे, दे केप्ट ऑन पुटिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट, ठीक है। अब उन्होंने अगर दरवाजे अपने बंद किए हुए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए दूसरी कंट्री ने, और हमारे कंट्री ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, तो हम बेचना चाह रहे हैं लेकिन वो खरीदना नहीं चाह रहे हैं, तो हम कैसे बेच सकते हैं बच्चों। तो हमारे एक्सपोर्ट पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट हुआ। जो हमारी इंडिया के मार्केट में इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गई और साथ में इंटरनेशनल मार्केट में भी हम बेच नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑन इंपोर्ट, ठीक है। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कम थी। अब हम इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप कर सकते हैं बच्चों, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, बैंक्स नहीं होंगे, वहाँ हम इंडस्ट्रीज नहीं डाल सकते। So because of lack of infrastructure facilities, the industries could not be set up in all those areas and the performance of industrial sector was affected. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन टेक केयर करता था, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर को बोला गया था कि आप नहीं करेंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को बोला गया था कि आप किसी को अननेसेसरी सपोर्ट नहीं दो, और उसके कारण क्या हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं मिली, लैक हो गई, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज अफेक्टेड एडवर्सली। तो ये 3 पॉइंट, नेग्लेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों, कि जब पब्लिक सेक्टर या तो अपनी पूरी इंडस्ट्रीज को सेल ऑफ कर दे प्राइवेट सेक्टर को, देयर आर 2 वेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, और ओनरशिप भी किसको दे दे, प्राइवेट सेक्टर को,
और दूसरा तरीका होता है कि गवर्नमेंट अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सेल ऑफ नहीं कर रही है, बल्कि पार्ट ऑफ इक्विटी किसको दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को, ओनरशिप अपनी ही रख रही है। दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट जब किया गया था तो क्योंकि जल्दी में किया गया था, उसको पैसा चाहिए था गवर्नमेंट को, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चों, उसका क्योंकि उसको करना था, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू डिसाइड हुई वो बहुत कम हुई, उनको का सस्ते पैसों में उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, ठीक है। सो दैट वाज द इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, राइट। नेक्स्ट था आपका इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको पढ़ाया था मैंने कि जो टैक्स रेट कम किए थे, ठीक है, ताकि कोई भी टैक्स की चोरी ना करे, नोबडी शुड बी इन्वॉल्व इन टैक्स इवेजन, ठीक है, क्योंकि पहले इवेजन कर चोरी करते थे लोग, राइट। टैक्स रेट को मॉडरेट किया गया और द मीन्स वे टू पे द टैक्सेस, ठीक है, टैक्स पे करने के तरीके को भी सिंप्लीफाई किया गया था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के टैक्स गवर्नमेंट को पे करें। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि जो जो टैक्सिक अमाउंट कलेक्ट होता था वो फिर भी नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत कम कर दिया था। आपको बताया था 250% से कम करके 10%, ठीक है। तो जो कस्टम ड्यूटी से पैसा आता था वो अब नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सब या तो हटा दी थी या उसको बहुत कम कर दिया था, ठीक है। दूसरा एक क्या किया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुलाने के लिए कंट्री में उन्होंने उनको टैक्स कंसेशन दिए थे कि ओके यू सेट अप योर इंडस्ट्रीज हियर इन दिस एरिया SEZ and initial 5 years you are not supposed to give any tax to government, ठीक है। तो ये टैक्स कंसेशन के कारण भी जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता था टैक्स से वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज and removal and reduction both, right। और दूसरा रीजन here tax concession given to the industries set up in special economic zones to attract the investors towards Indian economy। उसका अमाउंट, टैक्स का अमाउंट, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए नहीं बढ़ पाई, तो दैट वाज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। तो इस एक एक पॉइंट पे बच्चों 3 मार्क क्वेश्चन आता है, तो प्लीज डोंट इग्नोर, जो पढ़ रहे हो डीप में पढ़ो। आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि पॉइंट्स को सेम वर्ड्स में याद करो, एक्सप्लेनेशन ओन लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। मैं चाहती हूँ सारे बच्चे जो मेरे चैनल से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं या फिर कभी कभी आते हैं, सब बहुत अच्छा परफॉर्म करें। मेरे से जितना आपको की हेल्प बनेगी मैं करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।